हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइन जो प्रोवाइड की गई है एंड हर अकाउंटेंट को ये गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। जब भी अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो उसे ये गाइडलाइन फॉलो करनी ही होती है। ठीक है, तो वही आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, राइट। और इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एकदम बेसिक अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बीबीए के स्टूडेंट, बीसीए के स्टूडेंट, एमसीए में भी एक पेपर अकाउंट्स का होता है, बीटेक में भी एक पेपर अकाउंट्स का होता है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी अकाउंट्स का एक पेपर, बेसिक अकाउंटिंग का एक पेपर रहता ही है, एंड क्लास 11th में तो ये पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये जो अभी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक, ये इन सारे ही कोर्सेज के लिए काफी हेल्पफुल है। प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता ही है, बेसिक अकाउंटिंग पूछी जाती है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इस सीरीज में आज मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपको बताऊंगी। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रूल है, जो गाइडलाइन है, ये बेसिकली है क्या वो समझेंगे। फिर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो समझेंगे। एक है कॉन्सेप्ट, एक है कन्वेंशन, तो वो समझेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ फीचर्स हैं, 3 बेसिक फीचर है, वो समझेंगे। फिर एक टर्म है, बहुत यूज होता है, GAAP, गैप। इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है ये भी देखेंगे। एंड उसके बाद हमें एक एक करके जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के कन्वेंशन है, वो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके सबका नाम बता देती हूँ। सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, गोइंग कंसर्न, वेट ए सेकेंड मैं पेन ले लूं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन, अक्रूवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, एंड लास्ट में है वेरिफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज और है, ये मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से अंत तक ये लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते क्या हैं? तो देखिए, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बेसिकली ये क्या होते हैं? दीज आर द रूल ऑफ एक्शन, यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल वो रूल हैं, ठीक है, या वो कंडक्ट है जो अकाउंटेंट यूनिवर्सली अडॉप्ट करता है। यानी कहीं का भी अकाउंटेंट हो, ठीक है, उसे ये जो गाइडलाइन है, ये जो रूल है, ये जो नॉर्म है, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये उसको फॉलो ही करने हैं वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी जब भी अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब उसको रिकॉर्ड करेगा अकाउंटेंट अपने बुक में, तो कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइन उसे फॉलो करनी है। तो वही है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? दीज आर द नॉर्म्स, ये वो नॉर्म है, ये वो रूल है विच आर फॉलोड, ठीक है, इन गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा कि एसेट को कैसे रिकॉर्ड करें, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लाइबिलिटी का कैसे ट्रीटमेंट करें, एक्सपेंसेस का कैसे करें, ठीक है, इनकम का कैसे करें, तो ये जितने भी टॉपिक है ना, इन सबको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए, तो इन सबके रिगार्डिंग जो भी नॉर्म्स, जो भी रूल वगैरह फॉलो करने हैं, वो सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताए गए हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये गाइडलाइन है जो हर कंपनी को फॉलो करनी ही है, मस्ट बी फॉलोड। देखिए लिखा है, इट मस्ट बी फॉलोड व्हेन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। यानी कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है या रिपोर्ट करती है,
तो दीज आर द गाइडलाइन जो हर कंपनी को फॉलो करना ही है, मस्ट है हर कंपनी के लिए, ठीक है। एंड एक बात है, ये फायदा क्या है, ये जो रूल बनाए गए, नॉर्म बनाए गए, गाइडलाइन बनाई गई, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब समझ रहे हैं? अगर हर कंपनी अपनी मर्जी से, अपने रूल रेगुलेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, कोई कंपनी ए है वो अपने हिसाब से, कोई कंपनी ए है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाए, जो चीजें रिकॉर्ड करे वो अपने हिसाब से करे, दूसरी कंपनी बी है वो अपने हिसाब से करे, तो क्या काम चल पाएगा? नहीं, फिर तो गलत, कह लीजिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या फिर इन दो कंपनीज को कंपेयर किया जा सकेगा? अगर ये कंपनी अपने अपने हिसाब से काम करेंगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाएंगे, तो इन्हें कंपेयर नहीं कर सकेंगे ना। तो इसीलिए टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, यानी हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो एक तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। तो वही पर्पज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जितने भी अलग अलग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब सब एक जैसे हो, तो वो एक तरीके से बनाए जाएंगे तभी तो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है, और तभी आप डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं अगर उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो की है तो दिस इज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यही पर्पज था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जीएएपी गैप क्या होता है? जीएएपी, तो जीएएपी गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अभी पिछले स्लाइड पे मैंने बताया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली वो गाइडलाइन है, वो नॉर्म्स हैं, वो रूल है, ठीक है, जो हर कंपनी को फॉलो करनी होती है। एंड ये क्या है? जर्नली एक्सेप्टेड, यानी हर कंपनी को एक्सेप्ट करना है, हर कंपनी को फॉलो करना ही है। तो वही है जीएएपी। जीएएपी इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सेट किए गए स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल, ये जो गैप है दिस इज द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल, यानी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड रूल्स हैं फॉर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज बनाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इनको प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना एंड रिपोर्ट करना जो है इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में ये गैप यूज किया जाता है। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो हर कंपनी को फॉलो करना है फॉर प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द यूएस। ये यूनाइटेड स्टेट्स में गैप यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूज करती हैं IFRS, बाकी कंट्रीज यूज करती हैं IFRS, ठीक है। ये एक सेकेंड, हाँ, बाकी कंट्रीज क्या यूज करती हैं? IFRS। व्हाट इज IFRS? वैसे IFRS पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। IFRS इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो उसके भी कुछ नॉर्म्स, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन, उसके भी कुछ गाइडलाइन है, जो सब कहाँ डिफाइंड है? IFRS में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कन्वेंशन। तो वही अब कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन होते क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कन्वेंशन। पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट वो बेसिक असम्पशन है विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। अकाउंटिंग ऑपरेट, देखिए कुछ आपने जैसे बहुत सारे लॉस पढ़े होंगे, आपने इकोनॉमिक्स में जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ऐसे ही फिजिक्स में या साइंस में आपने बहुत सारे लॉस पढ़े होंगे ना। तो लॉ के साथ कुछ एजम्पशन भी तो दिया रहता है कि अज्यूम करते हैं ये चीज अगर है तब ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ऐसी अकाउंटिंग में भी ना कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं, कुछ चीजें पहले से अज्यूम की गई हैं। तो वही क्या है? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है? दीज आर द बेसिक अजम्पशन। ये कुछ बेसिक अजम्पशन है जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करती है। यानी अकाउंटिंग की चीजें रिकॉर्ड करने से पहले, बाकी नॉर्म फॉलो करने से पहले हमने कुछ बेसिक असम्पशन लिए, कुछ अज्यूम की हुई हैं चीजें। तो वही क्या है? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, ठीक है। दे आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स।
अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन क्या है? तो कन्वेंशन आउटकम है ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी बहुत लंबे समय से जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, तो उससे कुछ आउटकम निकल के आया है, उससे कुछ बातें समझ में आ गई है कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए। तो उन रूल को कहा गया है अकाउंटिंग का कन्वेंशन। ठीक है, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसा कुछ रिजिड नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो इट मे चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट भी तो चेंज होता है, लॉस चेंज होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़ती है तो अकाउंटिंग के कन्वेंशन भी चेंज होते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? ये भी गाइडलाइन ही है, कॉन्सेप्ट भी गाइडलाइन है, ये भी गाइडलाइन है। तो दीज आर द गाइडलाइन जो फॉलो की जाती है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये जो कन्वेंशन है, दिस मे अंडरगो अ चेंज विद टाइम। यानी कन्वेंशन को चेंज किया जा सकता है समय के साथ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, लॉ चेंज होते हैं, एक्ट नए आते हैं। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ी तो कन्वेंशन में चेंज भी आता है टू इम्प्रूव इन क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इन सबकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर चेंज की जरूरत है तो चेंज भी किए जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखते हैं 3 फीचर्स। क्या क्या फीचर है? सबसे पहला जो फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो ये है कि इट इज मैन मेड। ये जो फीचर है ना, पहला फीचर है कि इट इज मैन मेड, यानी जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने ये गाइडलाइन बनाई है, इन्होंने ये नॉर्म्स, ये रूल्स बनाए हैं। तो वही है, इट इज मैन मेड। जैसे साइंस के रूल की तरह नहीं है, ठीक है, या नेचर के रूल की तरह नहीं है। दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ये मैन मेड है। एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, ये मैन मेड है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी जो बहुत सारे एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो सजेशन, बेस्ट सजेशन दिए, तो वही क्या बने, नॉर्म्स बने, रूल बने। तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है एकदम रिजिड है, एक बार बन गया तो मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि लॉ चेंज होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक्ट चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं। तो इसलिए अगर जरूरत है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी चेंज किया जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ये परमानेंट नहीं है कि एक बार बना दिया हमेशा के लिए यही प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो तीसरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फीचर है वो है जर्नली एक्सेप्टेड। ये जो है, दिस इज जर्नली एक्सेप्टेड, यानी हर कंपनी को ये फॉलो करना ही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, तो दीज वर द 3 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये हमें पढ़ने हैं। 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अच्छा एक बात है, ये जो 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, शायद आप देख करके मतलब काफी स्टूडेंट को लग रहा होगा 14 है, कैसे याद होगा, कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसे याद करना ही नहीं है, याद मत करिएगा। ये जो 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, जनरली आपको दिए रहेंगे इनके नाम, एग्जाम में अगर आता है तो इनके नाम दिए रहेंगे, आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो जैसे ही आपको नाम पता चल गया ना, आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में लिख पाएंगे, क्योंकि इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। हर कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में यही है, जैसा नाम है ना वैसे ही उसके बारे में है। आपको इस ये जो हेडिंग है ना, इससे पूरी हिंट मिल जाएगी कि इसके अंदर आपको लिखना क्या है। तो इसलिए एकदम चिंता मत करिएगा, 14 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन बहुत ईजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा 14 एक बार आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, पर रटना नहीं है, क्योंकि इनका नाम से ही आपको नाम बता दिया जाए तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला जो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? देखिए नाम क्या है, गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब, यहाँ पे कंसर्न का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन।
तो गोइंग गोइंग मतलब चल रहा है, जा रहा है, ठीक है। एंड कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लोज डाउन इन द नियर फ्यूचर। सबसे पहला एजम्पशन अकाउंटिंग में ये है कि जो भी हमारा बिजनेस है, हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हम नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को बंद करने वाले हैं या स्केल डाउन करने वाले हैं। स्केल डाउन मतलब उसका प्रोडक्शन कम करने वाले हैं। हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, यही सबसे पहला असम्पशन है। अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, ये इस बात को एज्यूम करके किए जाते हैं कि आवर बिजनेस विल रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, नियर फ्यूचर में इसको बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है या स्केल डाउन करने की भी कोई इंटेंशन नहीं है। तो यही है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न यानी कंसर्न गोइंग, मतलब कंसर्न हमारा चलता रह रहा है, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो वही है, देखिए मैं लिखा है कि इट इज अज्यूम दैट बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड, यानी हमारा बिजनेस चलता रहेगा फोर्सिएबल पीरियड के लिए। एंड देयर इज नो इंटेंशन, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, यानी हम उसके स्केल डाउन करें यानी कम करें प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली या बंद करें, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। एंड इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ना, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। इसी कॉन्सेप्ट, इसी अजम्पशन की वजह से इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन करती है ताकि उसका बेनिफिट, वो खर्चे जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कोई मशीनरी खरीदी, बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी, तो क्या मशीनरी का खर्चा इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये जो मशीनरी है ये तो अगले 10 साल तक, जनरली बड़ी बड़ी मशीनरी इनकी लाइफ भी बहुत होती है, तो अगले 5 साल 10 साल तक चलेगी ना मशीनरी। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के जो लंबे समय के लिए, जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक मिलेगा, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो बेनिफिट, मतलब वो खर्चे जो ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन ने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, ठीक है, तो वो सब खर्चे जो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूम हो जाएंगे, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता, फिक्स कॉस्ट नहीं, फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, इनको रिकॉर्ड किया जाता है इनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने पे इसको एक्वायर किया है उस पे रिकॉर्ड किया जाता है, एंड हर साल उस पे एक सिस्टमैटिक वे में क्या लगता है, डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, तो ये जो पूरा खर्चा है, हमने कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री खरीदी, तो ये पूरा खर्चा हम इसी फाइनेंशियल ईयर पे नहीं चार्ज करेंगे, ये बड़ा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलना है, तो हम उस एसेट की यूजफुल लाइफ निकालेंगे एंड हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस खर्चे को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे एंड उस पे एक सिस्टमैटिक वे में डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से ये होता है, ठीक। अब एक बात बता दूं, ग्रेजुएशन मास्टर्स में अगर केवल आपके सेमेस्टर एंड में एग्जाम हो रहा है, उसमें पूछा जा रहा है, तो आप इतना कहानी लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा, बस इतना लिख देंगे। लेकिन ये जो बाकी की बातें मैं बता रही हूँ ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बात पूछी जाती कि फिक्स एसेट को क्यों ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फॉर इट्स जो अगले कुछ सालों तक, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन एप्लीकेबल है, तो आप लिखेंगे उसमें कि गोइंग कंसर्न है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं डिटेल में चल रही हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल है ये चीज, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज की है, सपोज करिए कोई फर्म है, उसने मशीनरी परचेज की है, एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल की है, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल की है, तो जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है क्या वो इसी फाइनेंशियल ईयर पे चार्ज किया जाएगा? नहीं, उसको स्प्रेड किया जाएगा। वो जो सपोज करिए 10 लाख की, 20 लाख की जो मशीनरी है, तो क्या पूरा खर्चा इसी साल का है? नहीं, ये मशीनरी तो अगले 10 साल तक रहेगी शायद, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल तक है, तो इस खर्चे को अगले 10 साल
में स्प्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों स्प्रेड किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन कि हमारा बिजनेस भी अगले 10 साल तक चलेगा। तो दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, ये देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ये एक खर्चा नहीं है इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी जिस साल हमने खरीदा है उस साल के लिए खर्चा नहीं है, इसका बेनिफिट तो अगले कई सालों तक मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एजम्पशन है दैट इज कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? एक जैसा, सिमिलर, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है कि जो अकाउंटेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या कोई भी अकाउंटिंग का मेथड एक बार चूज कर लिया, ठीक है, एक बार अप्लाई किया, तो अब उसको हर साल वही फॉलो करना है। ठीक, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा कारण ना हो चेंज करने का, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चेंज करना चाहिए। जो भी मेथड उसने चूज किया है वही मेथड अगले कुछ साल फॉलो करने चाहिए। तो यही है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, यानी जो चीज फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करना चाहिए। एक बार सोच समझ के चूज कर लो और उसके बाद वही फॉलो करो। तो देखिए लिखा है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स वंस सिलेक्टेड। एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या जो मेथड आपने चूज किया है, अडॉप्ट किया है, उसके बाद शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल आपको वही फॉलो करनी है। तो दिस इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेन मेथड हैं, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब आपकी कंपनी है, आपने इस साल डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, अगले साल आपका मन है कि आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करें बिना कोई वैलिड रीजन के। ठीक है, तो चलिए अगले साल आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया, तो बताइए इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेथड आपने यूज किए ना, वो सेम मेथड नहीं थे। तो आप एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगले साल से नहीं कंपेयर कर पाएंगे अगर आपने सेम मेथड सेम प्रैक्टिसेस नहीं यूज किए तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कंपेरेबिलिटी के लिए। अगर आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, करना ही होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही मेथड एक ही प्रैक्टिस यूज करनी होती है। और इससे कोई पर्सनल बायसनेस भी तो नहीं आती है। जो अकाउंटेंट है ऐसा तो नहीं है ना कि उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस साल ये मेथड यूज कर लिया, अगले साल दूसरा मेथड यूज कर लिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा अगर ये मेथड अगर ये assumption फॉलो हो तो देखिए यही चीज मैंने लिखी है, टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वली एक्सेप्टेबल है, बट जो भी चूज करें वही फॉलो करें। ठीक है, तो दिस इज कंसिस्टेंसी assumption। अगला देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा जो assumption है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अक्रूअल assumption। अक्रूअल अक्रूअल assumption ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। अक्रूअल क्या कहता है? अक्रूअल assumption ये कहता है कि a transaction is recorded in book of account at the time when it is entered into and not when it is settled and not when the settlement take place। यानी कि एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, देखिए कंपनीज में जो बड़े बड़े बिजनेस है वहां पे तो जो ट्रांजेक्शन है वो कई महीनों तक चलते हैं। आज ऑर्डर मिला है, 2 महीने में सामान बनेगा, फिर उसके 2 महीने बाद शायद पेमेंट आएगा। ठीक है, 5 महीने लग गए। तो अब सवाल ये आता है कि अब उस ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेगा? जो अकाउंटेंट है वो तो कंफ्यूज बैठा हुआ है कि शायद जनवरी में ऑर्डर मिला था कंपनी को, कंपनी ने 2 साल में वो 1000 यूनिट बनाई, अब कंपनी ने फिर डिलीवर किया, धीमे धीमे करके 1 महीने में सामान डिलीवर किया, फिर उसके 1 महीने बाद पेमेंट आया। तो अकाउंटेंट तो परेशान होकर बैठा है कि भाई इसको मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट में किस तारीख को रिकॉर्ड करूं, कि कब कंपनी ने ये सेल किया और इतना पैसा आया, कब रिकॉर्ड करूं। तो इसी कंफ्यूजन का, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू, यानी जब कोई ट्रांजेक्शन में इंटर हुए हैं, जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तब उस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, रादर देन व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। यानी भले ही अभी हमें पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है, हमें भले ही अभी पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा,
लेकिन अगर सामान यहाँ से चला गया है, नाउ द बायर इज द ओनर ऑफ दैट एसेट, और बायर पे अब अगर लीगल ऑब्लिगेशन हो गया है हमें पेमेंट करने का, तो यानी ट्रांजेक्शन हो गया है, अब अकाउंटेंट अब जो अकाउंटेंट है बुक ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेगा। तो अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है। देखिए इसमें लिखा है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। अकाउंटेंट कब ये रिकॉग्नाइज करेगा कि रेवेन्यू हो गया, 1 करोड़ का हमने सेल कर दिया, ये कब रिकॉग्नाइज करेगा, कब अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा? व्हेन इट इज रियलाइज, यानी जब वो रियलाइज होगा। रियलाइज करना मतलब क्या होता है कि जब सेल कंप्लीट होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करिए ये बिजनेस है, ठीक है, इसको ऑर्डर मिला कौन से अप्रैल के महीने में, सपोज करिए इसको ऑर्डर मिला, ठीक है, इसको ऑर्डर मिला अप्रैल के महीने में 1000 यूनिट बनाने का। फिर इसने अप्रैल के बाद मई, फिर इसने जून तक सारा सामान बना लिया और फिर डिलीवर कर दिया, बायर को डिलीवर कर दिया। फिर बायर ने जुलाई के बाद अगस्त, फिर बायर ने 1 महीने का समय लिया और अगस्त में बायर ने पेमेंट की, ठीक। तो अब अकाउंटेंट के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि इस ट्रांजेक्शन को अकाउंटेंट, या जो रेवेन्यू हुआ है, सपोज करिए 1 करोड़ का सामान बिका था, ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू हुआ है ये अकाउंटेंट अपने बुक में कब रिकॉर्ड करे, ये एक प्रॉब्लम आती है ना। तो इसी का सवाल का जवाब है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेगा। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा व्हेन इट इज रियलाइज। रियलाइज का क्या मतलब है कि व्हेन द सेल इज कंप्लीट, जब सेल कंप्लीट हुई है। अब सवाल ये आता है कि सेल कब कंप्लीट हुई। सेल तब कंप्लीट होती है जब सेलर ने सामान को डिलीवर कर दिया एंड नाउ द बायर इज द ओनर ऑफ दैट एसेट, एंड बायर पे अब लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पेमेंट करेगा, क्योंकि जब सामान बेचा जाता है तो अग्रीमेंट होता है ना, ठीक है। बिजनेस लॉ में आप पढ़े हुए होंगे या आगे चल के पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में, तो अग्रीमेंट होता है ना। तो जब जून में इस बिजनेस ने जब सामान डिलीवर किया, जो बायर है अब वो उसका ओनर हो गया है, उसके पास सामान रिसीव हो गया है, अब उस पे लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि वो अब हमें पेमेंट करेगा। तब कहा जाता है कि नाउ द सेल इज कंप्लीट। भले ही अब वो पेमेंट हमें 1 महीने बाद आए, भले ही वो अगस्त में हमें पेमेंट में आए, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि व्हेन द सेल इज कंप्लीट, या जब सर्विस रेंडर हो गई है। ये इममटेरियल है कि हमें कैश रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर सेल कंप्लीट हो गई है, हमारा सामान बन के अब उनके पास पहुंच गया है, अब उन पे ऑब्लिगेशन है कि हमें पेमेंट करें, अब वो उसके ओनर है, तब माना जाता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। अब उस रेवेन्यू को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस केस में अकाउंटेंट कब रिकॉर्ड कर सकता है, जून में जब भी डिलीवरी हुई थी तब, ठीक। ऐसे ही सवाल आता है किसी खर्चे को कब करते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, कोई भी खर्चा है उसको कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड में उस खर्चे से रिलेटेड जो रेवेन्यू है, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल एक है, उस खर्चे से रिलेटेड जो रेवेन्यू है, जब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तभी उस खर्चे को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देखिए भले उस खर्चे के लिए हमने पेमेंट किया है नहीं किया है मैटर नहीं करता। तो देखिए लिखा है एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज, खर्चे को कब रिकॉग्नाइज करते हैं एज एक्सपेंस, उस अकाउंटिंग पीरियड में इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज, यानी उस खर्चे से रिलेटेड जो रेवेन्यू हुआ है हमें, जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तभी उस खर्चे को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, भले उस खर्चे के लिए हमने पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है, ठीक। तो दिस इज अक्रूवल अजम्पशन, ये अक्रूवल अजम्पशन है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रिंसिपल है, अगला प्रिंसिपल देखते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है इसका डिस्कस मैंने पिछले 4 लेक्चरों में भी किया है, इसका जिक्र आया है। क्या नाम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नाम क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है, सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस अलग है, इसका ओनर अलग है, ठीक है। ये जो ओनर है वो अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों के ट्रांजेक्शन को मिक्स नहीं कर दिए जाएंगे। अगर ये जो ओनर है इसने अगर अपने बिजनेस में पैसा डाला है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैपिटल। जब मैं अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ा रही थी तो मैंने कैपिटल जब टर्म पढ़ाया था तब मैंने ये जिक्र किया था, मुझे याद आ गया। तो ओनर जो है उसने अपने बिजनेस में जो भी पैसा डाला है उसको क्या कहा जाता है, वो है कैपिटल। तो बिजनेस में वो पैसा आ रहा है और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, सपोज कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा है या कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ड्रॉइंग, ठीक। तो ये चीजें अलग है, जो पैसा डाला वो कैपिटल, जो निकाला कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला उसको कहते हैं ड्रॉइंग।
ऐसा नहीं होगा कि दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। ओनर का जब मन करे पैसा डाले, ठीक है, और फिर जब मन करे निकाल ले। तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो दोनों को मिक्स नहीं किया जाता है। तो यही है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी, एक सेकेंड, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। ओनर क्या होता है? ओनर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो ओनर होता है वो कंपनी का क्रेडिटर है और कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ये जो कंपनी, ये ओनर ने अपने बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए डाले तो ठीक है, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आया, बट ये अब बिजनेस की क्या है? ये है बिजनेस की, बताइए क्या है बिजनेस की? ये है बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड द ओनर। ओनर की तरफ अब बिजनेस की लाइबिलिटी है कि आज नहीं तो कल पैसा वापस करना है। ठीक है, क्यों वापस करना है? क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर ये दोनों एक ही होते तो क्या होता? ठीक है, ओनर ने अपने ही बिजनेस में तो पैसा डाला है, कोई दिक्कत नहीं, बट क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इसीलिए जो इसने पैसा डाला है वो क्या है? वो है बिजनेस की लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो ओनर होता है वो क्या होता है? ही इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का क्रेडिटर है, इसने क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो ओनर इज कंसीडर एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ओनर क्या है? ओनर बिजनेस का क्रेडिटर है। ठीक, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, यानी जितना कैपिटल दिया है उतने एक्सटेंट का वो क्या है? क्रेडिटर है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, और जो भी ये बात यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस की थी कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने बिजनेस में डाल रहा है ओनर, वो क्या है? लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है टुवर्ड द ओनर। ठीक, और जो पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो क्या है? ड्रॉइंग है। ठीक, तो दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो चलिए अब जो बाकी जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है ना, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो अब कितने बच रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ये है, तो हमने आज गोइंग कंसर्न पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, ठीक है, अक्रूवल पढ़ लिया एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब ये आई थिंक ये 10 हैं कन्वेंशन, जो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा तब तक। ओके, और एक बात और है, ये एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ओके, और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।